हेलो नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं अंकित सर का बुक, जिनमें से साइंस को कवर कर रहे हैं जो स्पेशलिस्ट रेलवे एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। या तो आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं। इनमें से आपको ये पता चलता है कि रेलवे में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्वेश्चन जो होती है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अगल बगल यानी कि ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को साथ में डिटेल में कवर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम लोग समझेंगे। और आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस बुक पर आप लोग को वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में कि आर्किमिडीज सिद्धांत आधारित जो होता है वह किस पर होता है। तो लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाइड्रोमीटर यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन जो होती है वह आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि हवाई जहाज़ के पंखा की डिजाइन जो होती है वह आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए पानी के द्वारा यानी कि पानी यहाँ पे मान लीजिए तालाब है, यहाँ पानी है, तो पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगता है उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा और इसी को हम लोग उत्क्षेप बल भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो ठोस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठोस वस्तु के भार में यह आभासी कमी द्रव पानी द्वारा ठोस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है। इस प्रकार के बल को उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक डूबे हुए पिंड पर, ठीक है, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो वही अभी डिस्कस किए थे, उत्क्षेप बल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब जो होती है, दाब का जो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई मात्रक जो होती है वो होती है पास्कल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है? परिभाषित किया जाता है। तो समझिएगा, थ्रस्ट को बोलते हैं परनोद, ठीक है। तो थ्रस्ट या इकाई क्षेत्रफल के रूप में दाब को परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा परनोद। प्रति इकाई क्षेत्रफल को दाब को परिभाषित किया जाता है। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि दाब बराबर क्या होती है? तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होती है। तो दाब जो से किस प्रकार की राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। तो सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन एग्जाम में भर के पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। दाब का जो एसआई मात्रक जो होती है वह न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमीय सूत्र ml-1 t-स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यह इसका आंसर हो जाती है। विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। अगला वीडियो में बताएंगे कि विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, वो भी सारा बता देंगे। इसके लिए आपको जो बेसिक है, बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे दूरी को नापते हैं मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम। तो ये जो सबसे छोटी यूनिट होती है ये सबको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम विमीय सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की
मुक्त सतह से गहराई कम हो जाती है। मान लीजिए कि जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से, यानी कि जहाँ पे उसका मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तो तरल द्वारा डाला गया दबाव भी क्या हो जाता है, तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो आप पढ़िएगा, द्रव दाब का नियम जो होता है वह क्या कहता है। किसी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब जो होती है द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तरल द्वारा डाला गया दबाव भी बढ़ता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई जब बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा। जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है वैसे वैसे तरल द्वारा डाला गया दबाव जो होता है वह भी कम हो जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब क्या होगा। तो यदि किसी दिए गए बल के क्षेत्र को हम लोग बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो होगा वह कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे होता देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल जो होती है दाब कहलाता है। यानी किसी सतह के ऊपर एकाएक किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत जो बल होता है उसी को हम लोग दाब कहते हैं। किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह वस्तु सतह पर उतना ही कम दाब डालेगी। यानी किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, मान लीजिए क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल इतना है। एक वस्तु 1 मान लीजिए और वस्तु 2 मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है। तो जितना यदि क्षेत्रफल उसका अधिक है तो सतह पर उतना दबाव जो होगा सो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर में फैल जाएगा। और जितना वो कम होगी, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस वस्तु का सतह पर उतना ही अधिक दाब डालेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है। तो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान, यानी कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन जो होती है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर, ये केबिन के अंदर का दाब जो होता है वह क्या होती है, तो बाहर की तुलना से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बाहर से तुलना से कम होती है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान, मान लीजिए ये हवाई जहाज है, यानी विमान उड़ रहा है, विमान के केबिन के अंदर का दाब जो होती है वह क्या होती है, तो बाहर की तुलना से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो चलिए इस ऑप्शन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है डिस्कस करते हैं कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान केबिन के अंदर का दाब जो होती है बाहर की तुलना में अधिक होता है, लेकिन जब कोई विमान अपनी परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंचता है, कहां पर, अपनी परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वायुमंडलीय दाब जो होती है सो काफ़ी कम हो जाती है। जब कोई विमान अपने परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वायुमंडलीय दाब जो होती है वह काफ़ी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ऊंचाई बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाएगा तो वायुमंडलीय दाब जो होगा वह कम होते जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं एक पदार्थ के घनत्व को। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ के घनत्व को थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे।
कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व बराबर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व जो होती है वह क्या होती है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह क्या होती है? तो चलिए बढ़ते हैं 134 नंबर के, कि आपेक्षिक घनत्व जो होती है सो पदार्थ के घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है पदार्थ के घनत्व बटा पानी का घनत्व। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि, तो बर्फ़ मान लीजिए यह वाटर है और ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होती है पानी से कम होता है, इसलिए वह तैरता है। तो बर्फ़ का पानी पर तैरने का कारण क्या होती है? तो समझिए कि बर्फ़ का पानी पर तैरना इसका कारण होती है पानी के घनत्व से कम होना, इसलिए तैरता है। पानी का घनत्व जो होती है वो पानी का घनत्व कितना होती है? तो लगभग 1000 किलोग्राम घन मीटर जो होती है पानी का घनत्व होता है। पानी का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व जो होती है वह कैसे होती है? तो शुद्ध पानी का घनत्व जो होती है सो लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है शुद्ध पानी का घनत्व। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होती है? तो ठोस जब पिघलता है तब उसका तापमान क्या होती है? तो उसका तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ध्यान रखिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वह ठोस कहलाती है। ठोस किसे कहते हैं? तो पदार्थ की एक व्यवस्था होती है जिसमें से उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। ठोस पदार्थ आकार एवं आयतन दोनों ही प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। अब देखते हैं ठोस पदार्थ की पहचान क्या होती है। तो ठोस पदार्थ की पहचान उसकी संरचना जो होती है सुदृढ़ यानी कठोरता होती है एवं विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोधक के गुण के आधार पर होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी मिलती है, यानी कि परम शून्य तापमान की प्राप्ति कब मिलती है? चलिए यहाँ पे एक शर्त दिया गया है उसको हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा डिटेल में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि परम शून्य तापमान से नीचे कोई तापमान संभव नहीं होती है। परम शून्य तापमान से नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं होती है तथा परम ताप का मान कभी भी ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार, अभी हम लोग गैस अनुगतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे ना, तो गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम तापमान जो है, परम शून्य तापमान वह तापमान है जिस पर गैस के समस्त अणुओं की गति शून्य होती है। समस्त अणुओं की गति शून्य होती है। किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा उसके गैस के यानी कि गैस के उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो कणों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वह किस में होती है? तो वह गैस में होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का
समान तापमान जो होती है वह कितना होती है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर जो होती है वह तो उसका तापमान जो होती है लगभग कितना होती है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि मानव शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, यहाँ तो भी क्वेश्चन पूछता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तन के लिए सूत्र का प्रयोग जो होता है वह ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ देता है। अब देखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पाठ्यांक, यानी कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो होती है, फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो होती है, यानी कि जो मानव शरीर का तापमान जो होती है वो सेम कहाँ पर होती है, एक ही कहाँ पे होती है, तो -40 डिग्री सेल्सियस और या तो और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वह सेम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो कितना केल्विन पर जल का घनत्व जो होती है वह सबसे अधिक होती है, कितना केल्विन पर। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना केल्विन पर, तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो होती है वह अधिक होती है। और यदि पूछेगा सेल्सियस, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो होती है वह अधिक होती है। अब हम लोग बात करते हैं जो केल्विन में कैसे बनता है, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करने के लिए। तो केल्विन में परिवर्तन करने के लिए अभी क्या लगभग केल्विन निकाल रहे थे, तो टेम्परेचर कितना दिया था डिग्री सेल्सियस, तो इतना दे रहा था 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बदले 273 और 4 करेंगे तो 277 हो गया। तो इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, यानी कि लगभग 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा किसके, यानी कि माइनस में है तो वह 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए बात करते हैं कि परम शून्य तापमान जो होती है, परम शून्य ताप न्यूनतम संभव ताप पर ताप होता है, यानी कि परम शून्य ताप जो होती है न्यूनतम संभव ताप होता है। परम शून्य ताप का मान जो होता है वह कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस या तो 0 केल्विन या तो 0 केल्विन। तो परम शून्य ताप जो होती है सो 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है, और केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन के बराबर होता है। अब देखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कितने के बराबर होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आप लोग इसे, हमको याद हो गया है, आप लोग इसे सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, यानी कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देगा सेल्सियस दे देगा, फ़ारेनहाइट का मान दे देगा, आपको निकालना रहेगा। तो ये फार्मूला जो है सो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया गया है, यानी कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर तो किस तापमान, तो हम लोग जानते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का समान तापमान दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, तो पास्कल क्या है, दाब का है, और केल्विन देखते हैं यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो तापमान को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं, केल्विन में करते हैं।
पास्कल में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ हो जाएगा, पास्कल के साथ हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी से डिस्कस करते हैं। ताप के अंतरण, अंतरण मतलब होता है इनर, ठीक है, क्या होता है, इनर। ताप के अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सारी क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन हो गया, संवहन हो गया और विकिरण से डैश, यानी कि विकिरण से डैश होता है। तो किसमें होता है, अब हम लोग समझते हैं कि बॉयलर भट्टियों में पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बॉयलर भट्टियों में ताप का अंतर, यानी कि ताप जो आती है, तापमान जो आती है उसका चालन जो होती है किस माध्यम से होती है। तो ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से किस में होता है, तो बॉयलर भट्टियों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो बॉयलर भट्टियों में ताप का अंतरण आना जो होता है सो चालन विधि के द्वारा भी होता है, संवहन की विधि के द्वारा और विकिरण विधि के द्वारा भी होता है। अब हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं कि ऊष्मा का किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का अंतरण का, यानी कि स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ है और यहाँ है, यहाँ से ऊष्मा चल जाता है, यहाँ तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे जगह जाना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है 3 विधि से होता है। एक चालन विधि से जाता है, संवहन विधि से जाता है, विकिरण विधि से जाता है। ये तीनों विधियां जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन यही आता है, तीनों ऑप्शन में दर्शाया गया है कि ठोस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण जो होता है एक जगह से दूसरा जगह जो जाता है वह किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है। और द्रव और गैस में किसके द्वारा होता है, तो संवहन विधि के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो पूछेगा द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होती है वह संवहन विधि द्वारा और ठोस में चालन विधि द्वारा। अब देखते हैं ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं, क्योंकि तो ऊन के जो कपड़ा बनी होती है वह जाड़े के दिन में शरीर को गर्म रखता है। क्योंकि इसलिए गर्म रखता है, जो ऊन जो होती है वह ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए वह गर्म रखती है, ऊष्मा का कुचालक होती है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ समझ चुके हैं कि ऊन जो होती है, ऊन की जो कपड़ा बनती है वह ऊष्मा का कुचालक होते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक है। जो विद्युत का जो काफ़ी अच्छा सुचालक है वो क्या है, तो ग्रेफाइट है। यह क्वेश्चन का आंसर बच्चा भी जानता है। अब हम लोग ग्रेफाइट से बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट जो है सो क्या है, ग्रेफाइट अधातु है, विद्युत का यह काफ़ी सुचालक होती है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह पदार्थ जो होती है विद्युत का सुचालक बनता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, यानी कि ग्रेफाइट जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। विद्युत का प्रमुख सुचालक जो होती है इसे कौन कौन होता है, तो विद्युत का प्रमुख सुचालक जो होती है सो नंबर 1 पर जैसे कि चांदी हो गया, तब इसका सुचालक ध्यान दीजिएगा, सारा यहीं पे दिया गया है। विद्युत का प्रमुख सुचालक जो होता है तो चांदी होता है, तांबा होता है, सोना होता है, निकेल होता है, टंगस्टन होता है एवं एल्युमिनियम होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, सौर कुकर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है वह क्या होता है, तो वह काला होता है। सौर कुकर का अंदर का रंग जो होता है वह काला होता है। काला तली जैसे काली होती है सौर कुकर, उसका रंग जो होता है अंदर में से काला होता है, क्योंकि काली एवं खुरदरी सतह जो होती है ऊष्मा का सर्वोत्तम अवशोषक तथा उत्सर्जक होती है, इसलिए काली होती है। हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, ठीक है।
हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? यानी कि जब फ्रीजिंग हो जाती है तो फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप को फटना, तो पानी के पाइप फटना किसके कारण से होती है? तो एक्सपेंशन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, किसी द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो होती है कि कोई भी द्रव, ठीक है, कोई भी मान लीजिए लिक्विड है और लिक्विड किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो लिक्विड जब ठोस में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, यानी कि जम जाना, हिमीकरण कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परावर्तित होता है वह प्रक्रिया हिमांक कहलाती है। सर्दियों की रातों में, सर्दियों वाले दिनों में रात में जो होती है जो हिमीकरण फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप जो होती है वह फट जाती है। इनका कारण ये होती है कि सर्दियों की रातों में पानी के जमने पर आयतन में प्रसार होने के कारण, जब पानी जम जाती है तो आयतन में प्रसार हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ का आयतन जो होता है वह भी बढ़ जाता है, तब पाइप जो होती है इसी के कारण फट जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है? किसी तरल की समान मात्रा यानी किसी भी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है? तो वाष्पीकरण होती है। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए क्वथनांक जो और हिमांक जो होती है, क्वथनन, हिमांक, संघनन एवं वाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति सबसे मंद होती है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा होता है। तो वाष्पन, जैसे कि बोलते हैं वाष्पन, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो होता है उसमें यदि आप पानी रखेंगे तो गर्मी के दिन में भी ठंडा होती है, वह किसके कारण से होती है? तो वाष्पन कण के कारण होती है। वाष्पन क्योंकि किसी द्रव की मुक्त सतह से कुछ अणु जो होती है सदैव यानी कि जो देखे होंगे ऐसा छिद्र रहता है, यानी कि वो घड़ा में, तो उसमें जो वाष्प जो गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वाष्पन। और वाष्पीकरण बोलेंगे तो वाष्पन को ही क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण जो है क्या है? वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ही मिट्टी के बर्तन में रखा जल जो होती है गर्मियों में भी ठंडा रहता है एवं इसके कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है? तो कौन सा विद्युत उपकरण जो है जूल के ताप नियम पर आधारित नहीं है? अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो नहीं है तो विद्युत, अब जूल के ताप नियम पर आधारित विद्युत उपकरण जो है कौन कौन सा है देखते हैं। इलेक्ट्रिक केतली जो है, ठीक है, विद्युत उपकरण, विद्युत कौन सा विद्युत उपकरण? तो इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक आयरन और विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो फ्यूज होता है, यह सब विद्युत उपकरण जो है से जूल के तापन के नियम पर आधारित है। लेकिन विद्युत का प्लग और स्विच जो हो गया वह विद्युत उपकरण ऐसा है जो जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ऊष्मा संतुलन क्या है? तो समझिए कि ऊष्मा संतुलन जो होती है सो क्या होती है? तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच एक आदर्श होता है, वही आदर्श संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ऊष्मा गतिकी का 16वां नियम क्या बताता है? तो यह भी जो फिजिक्स का क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का यह नियम जो होती है वह क्या बताती है? तो यह बताती है, जैसे कि आप बात करते हैं ऊष्मा गतिकी का 16वां नियम क्या कहता है? जब दो प्रणाली ध्यान से सुनिएगा, जब दो निकाय मतलब दो प्रणाली, जब दो प्रणाली
तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य हो, वह भी परस्पर तापीय साम्य होगे। तो जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो, जब जैसे कि A प्लस बी, अब यहाँ मान लीजिए ए और सी, मान लीजिए दो प्रणाली, ठीक है, मान लीजिए A प्रणाली B, ठीक है, मान लीजिए यहाँ C। तो जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो, तब वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला की ओर। अन्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो, तो वह एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती है। ऊष्मा गतिकी का नियम जो होता है, हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊष्मा गतिकी के नियम जो होती है। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त की जाती है। ऊष्मा गति का द्वितीय नियम को एंट्रोपी को भी परिभाषित करता है। तो ये क्वेश्चन जो है, दूसरा नियम और पहला नियम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि पूछा गया है कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा गति के द्वितीय नियम के द्वारा ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को भी जानेंगे, और ऊष्मा गति का द्वितीय नियम के द्वारा एंट्रोपी को भी जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट से भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। डैश का प्रयोग करके, यानी कि स्वचालित हीटिंग उपकरण में से तापमान को नियंत्रित करना। तो स्वचालित जो कि ऑटोमेटिक चलती है, स्वचालित हीटिंग उपकरणों में से तापमान को नियंत्रित करना किससे होता है? तो थर्मोस्टेट से होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरंग लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है, यानी कि तरंग लंबाई, ठीक है, तरंग लंबाई को आमतौर पर ग्रीक लेटर में जो दर्शाते हैं वह लैम्डा के रूप में दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, और लैम्डा को साइन जो होता है वह ये होता है। आप देखते हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तरंगदैर्घ्य का इसका डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि माध्यम के किसी भी कण के एक पूर्ण कंपन अथवा चक्र के दौरान तरंगे जितनी भी दूरी तय करती है वह तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एक तरंगदैर्घ्य का वेग यदि v है और आवृत्ति f है, तो तरंगदैर्घ्य निकालिएगा। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। फॉर्मूला से आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य बराबर जो होती है वह क्या होती है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर जो होती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बराबर, यानी कि आवृत्ति बराबर जो होती है वह क्या होती है? तो वह हो जाती है तरंगदैर्घ्य बटा वेग। तो यदि हम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो हो जाएगा वेग इक्वल, यानी कि आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है? वेग निकालने बोल रहा है। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसका फॉर्मूला ये नहीं था। सबसे पहले यहाँ तरंगदैर्घ्य है, तो क्या निकालने बोल रहा है? एक तरंगदैर्घ्य का वेग जो है सो v है, आवृत्ति जो है सो f है, और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तो क्या होगा? तो यहाँ क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए था कि आवृत्ति बराबर क्या होगा
लैम्डा बराबर क्या होगा, वेग बराबर क्या हुआ। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा होगा कि वेग बराबर क्या होगा, तो वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे फॉर्मूला किस उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था उसको, लेकिन उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि वेग से निरूपित करते हैं, तो वेग बराबर जो होती है वह आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होती है। अब भी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं वह पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह सबसे कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब तरंगदैर्घ्य पर बात आती है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होगी वह लाल रंग की होगी। इसलिए आप देखे होंगे कहीं भी टावर वगैरह पर क्या लगाया जाता है, टावर वगैरह जो सिग्नल जो होता है वह रेड कलर का उसका सिग्नल देती है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो होती है वह अधिक होती है, और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होती है वह बैंगनी रंग की होती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होती है, तो 6563 लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो 3969 इसका तरंगदैर्घ्य होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कौन सा विद्युतीय चुम्बकीयकरण है, कौन सा क्या है। तो विद्युतीय चुम्बकीय तरंग जो होती है किसे कहते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि विद्युतीय चुम्बकीय तरंगों को आंतरिक तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता था या आंतरिक तरंग, एक होता है या आंतरिक, ठीक है, कंट्रोल मतलब करना मुश्किल होना। तो कौन सा या आंतरिक तरंग है, तो एक्सरे जो है, एक्सरे तरंग जो है वह या आंतरिक तरंग है, इसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में क्या क्या उपस्थित होती है, यानी कि क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में उपस्थित होती है तो क्या क्या होती है, तो चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उपस्थित होती है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सारा क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है कैसा होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अभी हम लोग क्या पढ़ें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वो कैसा होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। लेकिन अभी हम लोग क्या बात किए थे कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो जो विद्युतीय चुम्बकीय तरंग के आएगा तो अंतर्गत आएगा उसी को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं या आंतरिक तरंग कहते हैं, सब उसी को कहते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर जैसे कि 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर तक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण। देखिए सारा यहीं पे दिया गया है कि विद्युतीय चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो एक्सरे किरण जो है से विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरणें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, पराबैंगनी किरणें क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, दृश्य विकिरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अवरक्त जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, माइक्रोवेव्स जिसे सूक्ष्म तरंगे कहते हैं, सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेलीविजन रिमोट से निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत जैसा है जिसे वह नियंत्रित करता है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, यहाँ से रिमोट से आप कंट्रोल कर रहे हैं,
तो उसमें से कौन सा तरंग निकलता है, तो आवर्त तरंग निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आवर्त किरणें की ओर। आवर्त किरणें से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आवर्त किरणें को देखते हैं, आवर्त किरण है क्या। तो आवर्त किरण जो है सो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इनका प्रयोग टेलीविज़न के रिमोट में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। आवर्त किरणें का खोज किसने किया था, तो हर्शेल ने किया था। आवर्त किरणें का तरंगदैर्ध्य परिसर जो होती है वह कितना होती है, तो 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻13 मीटर तक होता है, -3 मीटर तक होता है। आवर्त किरण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि आवर्त किरणें का प्रयोग जो होती है वह खराब मौसम एवं कोहरे एवं और फोटोग्राफी में किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आवर्त किरण की प्रयोग कहाँ कहाँ पे होती है, तो खराब मौसम हो गया, कुहासे में हो गया और फोटोग्राफी में आवर्त किरणों को प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो वह ध्वनि तरंग नहीं है। अभी हम लोग बात किए कि अनुप्रस्थ तरंग जैसे अनुप्रस्थ तरंग क्या है, विद्युतीय चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युतीय चुम्बकीय तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। रेडियो तरंग क्या है, विद्युतीय चुम्बक यानी कि ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग ये भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अनुप्रस्थ तरंग वो होती है, हम लोग बात करिए, चलिए समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम में कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया की तरंगों में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे कि प्रकाश तरंग हो गया, रेडियो तरंग हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया, ठीक है। यह क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम लोग बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में। अनुदैर्घ्य तरंग, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है वह क्या क्या है, तो जब किसी माध्यम में कण तरंग गति की दिशा के समांतरण कंपन करता है, जब मध्य के गति करण जब लंबवत कंपन करता है तो वह क्या होती है, वह होती है अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन जब समांतर में कंपन करेगी तो वह होगी अनुदैर्घ्य तरंग। तो इस प्रकार जैसे कि ध्वनि तरंग हो गया, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग हो गया, क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगा। किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न एवं दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग की ओर। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वह क्या है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।